अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। इतने जो है हफ्ते हो गए थे मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। कुछ सर्टेन रीज़न से इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बट आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है बायो में भी बहुत अच्छा तकरीबन डेटा कवर चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। 6 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। और जो है अभी हम जो है केमिस्ट्री में भी चैप्टर 7 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इतने दिन से हमने फिज़िक्स भी नहीं पढ़ी थी। बहुत अच्छा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर का सबसे पहली बात तो ये है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसको अच्छी तरह पढ़ना है। मैंने 36 पेज की स्लाइड्स बनाई है इसमें। अब वो जो है तकरीबन सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे। थोड़ा सा डेप्थ में भी जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है। आपको जो 9th में जो चैप्टर मिला था उसके उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर, कि वर्क, एनर्जी और जो है पावर, ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड रिलेशंस है। सही है, इनके बारे में हम अभी डील करेंगे, इनको पढ़ेंगे। और एनर्जी की टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितनी टाइप्स की एनर्जी होती है, और एनर्जी का वर्क में कन्वर्जन और वर्क का एनर्जी में कन्वर्जन, इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, वर्क, पावर, एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वर्क। व्हाट इज़ वर्क? आप वर्क को किस तरह डिफाइन करोगे? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने अपना जो फैक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट क्या है? हम कोई दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, और अगर क्वांटिटी स्केलर आती है तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक वेक्टर है, किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के साथ जिस दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, दैट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इसके साथ अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा भी लगाएंगे। ओके, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा भी लगाएंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अच्छा, ये फार्मूला इधर ये भी याद रखना है, फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब थोड़ा सा इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास आता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, जो इक्वल होता है किसके? इक्विवेलेंट होता है जूल के। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके बेस पे हमने ये यूनिट रखा है, या हम उसको जो है कह सकते हैं न्यूटन को भी अगर हम और बोलना चाहें तो किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम जब करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है। वर्क क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन वर्क एक फार्मूले से डिफाइन नहीं किया जाता। वर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम बनाते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वर्क को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क बाय वेरिएबल फोर्सेस। यस, वर्क बाय डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, उसके बेस पे हम वर्क को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अगर आप वर्क के बारे में बात करें, आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो एक आदमी को देख रहे हो, एक फोर्स लगा रहा है और एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और फोर्स भी लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से, तो हमने कहा ये बॉडी ने वर्क किया। हम जो अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि भाई किसी चीज़ को लिफ्ट करके आप चल रहे हो, वो वर्क नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने उठाया अपवर्ड इस तरह से, और अपवर्ड उठा के अब ऐसे चल रहे हो, तो ये वर्क नहीं है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक फोर्स देते हो और ये उसी जो है ग्राउंड के रिफरेंस में या किसी भी ऐसे फ्रेम के रिफरेंस में वर्क करता है, मूव करता है, डिस्टेंस कवर करता है, दैट्स अ वर्क। अब कांस्टेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं तो आपको पता ही होगा, हमने कांस्टेंट वर्ड पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। कांस्टेंट ऐसी फोर्सेस होती हैं जो चेंज नहीं होंगी टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, तो इसे कहेंगे हम कांस्टेंट फोर्सेस। तो अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्या डायरेक्शन में चेंज आ सकता है? यस, अगर ये फोर्स एंटी पैरेलल हो जाए तो वर्क ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन वो अलग केसेस होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे।
तो अगर कांस्टेंट फोर्सेस है तो हम इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। बट ये याद रखना, ये एफ एस कॉस थीटा ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए हम कॉस थीटा नहीं लगा रहे हैं। देखो ये फॉर एग्जांपल ये एक गर्ल है जो फोर्स लगा रही है, हमें पता है हम फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक प्रो- एक जो है हमारा कंपोनेंट बनता है वर्टिकली, एक बनता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली एफ कॉस थीटा है और वर्टिकली एफ साइन थीटा है। अगर सोच के देखो, अगर मैं इस पर ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब ये कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन ये कंपोनेंट मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है। इसलिए हम इस कंपोनेंट को फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं एज कम्पेयर टू एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, इसी वजह से वर्क पॉजिटिव आएगा। अब ये याद रखना भाई कि एफ साइन थीटा वर्क मतलब जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट से वर्क नहीं होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से होता है, इसलिए हमने फार्मूले में एफ कॉस थीटा को रिस्पॉन्सिबल दिया है। इसी के साथ साथ ये एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको डॉट से शो करते हैं। अब इसमें पैरेलल वेक्टर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर एंटी पैरेलल हुआ है तो अभी आप आगे देखोगे कि वो नेगेटिव हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ये एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम जूल में मेज़र करते हैं, और हम एनर्जी को भी जूल में ही मेज़र करते हैं, सही है, और वर्क को भी। जूल को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं देखूं तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 मिनट। हमने कहा था 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यस, मतलब 1 जूल का वर्क कराना है तो हमें 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, और वो अगर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो वो 1 जूल का वर्क कंप्लीट हो जाता है। लाइक दिस, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर वर्क डन होता है 1 न्यूटन की फोर्स से, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है उसी फोर्स पे, तो हम कहते हैं 1 न्यूटन मीटर, मतलब 1 जूल का वर्क कवर हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अभी ये बात आपको थोड़ा मतलब जो कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन अभी आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। ओके, पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है? जैसा हमें पता है भाई ये फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी की डायरेक्शन में हो रही है। देखो दोनों की डायरेक्शन किधर है? इस साइड है। अब ये साइड दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल क्या आ रहा होगा? एंगल आ रहा होगा 0 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे? cos 0, एंड एज वी नो दैट cos 0 इज मैक्सिमम, मतलब 1 आ जाएगा, और एफ इंटू डी या ऐसा हम लगा सकते हैं जो वर्क का फॉर्मूला है। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? एग्जांपल में यहाँ पे पुली खड़ा कर देता हूँ जो स्टेशन पे था, उसने इसको फोर्स लगाई इस बॉक्स को, और इस बॉक्स ने फोर्स लगाने के बाद डिस्टेंस कवर किया। दोनों सेम डायरेक्शन में था, डायरेक्शन भी सेम, मतलब डिस्टेंस की और फोर्स की, तो हम कहेंगे वर्क पॉजिटिव है। इन द नेक्स्ट सेंस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स वेट लगा रहा है, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन इससे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है। सोचने की बात है, अगर फोर्स ऐसे लग रही है डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस ऐसे कवर क्यों होगा? मतलब कोई एक ऐसी फोर्स भी होगी, तो इस फोर्स का क्या इम्पैक्ट हुआ? ज़ीरो। इसने कोई फोर्स इस मतलब जो है इस फोर्स ने डिस्टेंस ज़ीरो कवर करा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हुई थी उसने डिस्टेंस कवर किया। तो हम जो इस डिस्टेंस के साथ इसका एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का बनेगा, और हमें पता है cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क क्या आएगा? 0। इसलिए अगर हम एक सर्कल देखते हैं, अगर हम एक सर्कल देखेंगे उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, सही है, हमें पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आता है? 0 आता है। या कुली जो है किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड उठाता है और हॉरिजॉन्टली चलता है, मतलब ये भाई हमारा कुली है, सही है। अब ये कुली ने एक चीज़ वर्टिकली अपवर्ड उठा रखी है। फॉर एग्जांपल ये हमने इसको एक 3D बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स को वर्टिकली अपवर्ड उठा रखा है,
और चल किस डायरेक्शन में रहा है, चल इस डायरेक्शन में रहा है। तो क्या इस बॉक्स पे कोई वर्क डन हुआ? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बॉक्स को ही चल रहा, चल तो खुल ही रहा है, बॉक्स तो अपवर्ड हुआ है, मतलब उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, पुली की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही। नेगेटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाएं, ज़मीन से ऊपर उठा के लेके जाएं, भले उसमें कोई एनर्जी आए या ना आए, लेकिन उसमें एक फोर्स ज़रूर आती है, वो होती है वेट की। सही है। ये फोर्स, इस फोर्स के एंटी मतलब एंटी पैरेलल है, मतलब 180 का एंगल बन रहा है। 180 cos 180 इज इक्वल टू -1। आप खुद कैलकुलेटर में चेक करना, -1 आएगा, जिसकी वजह से हमारा वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसी है, अगर हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें तो हमारा वर्क नेगेटिव आएगा, मतलब एंटी पैरेलल वर्क हो रहा है। दोनों एंटी पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन, अगर अब ये जो है ना थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, मतलब हम यहाँ पे ग्राफ्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर हम जो है ग्राफ्स को किस तरह से डील करेंगे और ग्राफ से किस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर हमें ग्राफ क्वेश्चन में आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम सिंपल यही फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है वर्क क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर हमें इस तरह का कोई ग्राफ दे दे तो, इस तरह ग्राफ दे देगा तो इस ग्राफ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से पार्ट्स में। लाइक एक पार्ट ऐसे कट कर लिया, एक ऐसे कट कर लिया। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल है। हमें पता है ट्राइंगल का जो, अगर हमें एरिया निकालना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो निकाल रहे हैं, उससे हमें वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, फोर्स है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क होगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आता है, तो उसका एरिया निकालेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए हम हमेशा हाफ लगाते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अगर मैं कहूँ इसका हाफ कर दूँ, 1/2 कर दूँ इसका, तो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यस, तो हम ट्राइंगल के लिए क्या लगाते हैं, हाफ लगाते हैं। रेक्टेंगल का हाफ, तो 1/2 इज़ अ हाफ, तो हम यहाँ पे हाफ कर देंगे वर्क डन का, और इधर वर्क डन पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब इसका एरिया पूरा है ना, यहाँ पे ये इसका हाफ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनको जो है मतलब जितने भी एरियाज हमारे पास बनेंगे उनका सम अप कर देंगे, टोटल वर्क डन, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमने ग्राफ से इंटरप्रेट किया।